नमस्कार। मैं आशा भट्ट स्वागत करती हूँ आपका आकाशवाणी देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम उत्तरायणी में। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में मॉनसून और चुनौतियाँ। हर साल जब जून में बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं, पहाड़ों की पगडंडियाँ भीगने लगती हैं और नदियाँ फिर से जीवन से भर उठती हैं, तो हम सब समझ जाते हैं कि मॉनसून उत्तराखंड की दहलीज पर है। मगर ये सिर्फ बारिश नहीं होती, ये होता है एक इम्तिहान, प्रकृति का और हमारी तैयारी का। जहाँ एक ओर खेतों में हरियाली लौटती है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ियों पर मलबा फिसलने लगता है। कभी सड़कें टूट जाती हैं, तो कभी रास्ते बंद हो जाते हैं। चार धाम यात्रा थम जाती है और कई बार जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। हर साल मॉनसून अपने साथ कुछ चुनौतियां लाता है। कहीं भूस्खलन, कहीं नदी का उफान, तो कहीं अचानक आई बाढ़। और इन हालातों से जूझने के लिए तैनात होते हैं हमारे जांबाज मौसम वैज्ञानिक, रेस्क्यू टीम, प्रशासन और हमारी एसडीआरएफ। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे तैयार है उत्तराखंड इस बार मॉनसून से लड़ने और उससे निपटने के लिए। क्या कहता है मौसम विभाग, कैसे दिन रात एक करके राहत और बचाव में जुटी है एसडीआरएफ, और क्या सावधानियां जरूरी हैं आम जन के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक, क्योंकि आज बात होगी सिर्फ मौसम की नहीं, बल्कि इससे जुड़ी सचेतता, संवेदनशीलता और संघर्ष की। हर साल जून से सितंबर तक सक्रिय रहने वाला मॉनसून उत्तराखंड के लिए वरदान भी है और परीक्षा भी। मौसम विज्ञान निदेशालय इस दौरान हर घंटे की जानकारी जुटा रहा होता है और आम लोगों को सतर्क कर रहा होता है। आइए सुनते हैं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह से, जो हमें राज्य में मॉनसून की स्थिति और चुनौतियों पर जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जिसमें हिल्स है, माउंटेन्स है, और यहाँ पे जो वर्षा की बात करें खासकर रेनफॉल के लिए, तो जो मेन सीजन है उसमें मानसून सीजन ही है, जो कि आपका जून से लेके सितंबर तक का पीरियड। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो सामान्य वर्षा हमारी करीब वो 1162 पॉइंट समथिंग के आसपास है। तो अगर आप देखें मानसून सीजन में एक बहुत अच्छी बारिश जो है उत्तराखंड को मिलती है, और उसके लिए जो कारण रहता है, आप ये कहेंगे कि जो मानसून का फ्लो है जो बे ऑफ बंगाल साइड से आता है, वो पहले उत्तराखंड को ही इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ की जो हिल्स है उसको रोकती हैं, तो वहाँ ज्यादा बारिश होती है। तो उत्तराखंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मानसून सीजन में, खासकर ज्यादा एक्टिविटी है, ज्यादा बारिश है, नॉर्मल से यहाँ पे बहुत ज्यादा जो रेनफॉल है मानसून का, और उसी की वजह से कहीं न कहीं जो दिक्कतें भी है, चाहे उसमें घाट गदेरों में जलस्तर बढ़ना है, उसकी वजह से जो दिक्कतें होती है, या इसी तरह इरोजन भी होता है उसी की वजह से, या लैंडस्लाइड की जो एक्टिविटी है वो भी देखने को काफी मिलती है मानसून सीजन में। हालांकि इसमें भी मैं बोलूंगा कि जो लैंडस्लाइड है वो ज्यादातर रोड्स के अलोंग है। तो एक तो मतलब ये आप कह सकेंगे कि जो रोड का कटिंग हो रहा है, तो जो हिल्स है वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज होती है, उसका स्लोप डिस्टर्ब होता है, तो रोड्स के अलोंग ही हमको ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती है। मानसून सीजन में जो बारिश हमारी 80% जो एनुअल एवरेज हमारा है, तो उसका 80% रेनफॉल हमारे को मानसून सीजन में मिलती है। और मानसून सीजन के केवल 4 मंथ हमारे जून से लेकर के और सितंबर तक का है, और जब पीक है मानसून की एक्टिविटी रेनफॉल की अगर बात करेंगे तो वो हमको जुलाई और अगस्त में मिलती है। तो आपने सुना किस तरह मौसम विभाग मॉनसून की निगरानी करता है और समय रहते अलर्ट जारी करता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ने आम लोगों को और उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से मॉनसून के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने फिर एक कैप करके जो है वो डेवलप किया है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल है। उसमें आप जो मैसेज वो डाल देंगे, तो वहाँ से फिर जो लोकेशन स्पेसिफिक है उसको जो उस एरिया में वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह की जो नाव कास्ट इस एरिया के लिए दी गई है, या आज 24 आवर्स के लिए क्या वार्निंग्स वगैरह है वो भी मिल जाएगी। तो लोगों को अब मैं समझता हूँ कि जानकारी काफ़ी मिल जाती है, और लोग भी उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ क्या एहतियात हमको करना चाहिए, तो वो चीज़ें करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप ट्रेवल करें हिल्स में, तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे रास्ते बंद होना ये एक आम बात है मानसून सीजन में। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के लेके चलें, और हो सकता है कि आप 2 दिन के लिए जर्नी अपनी तैयार करके आए हो, लेकिन हो सकता है आपको 3 दिन लग जाए, तो एक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो आप, मैं समझता हूँ फिर कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं।
तो टूरिस्ट भी इसी तरह जो आते हैं घाट गदरों के आसपास न जाएं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बेसिक चीज़ों का, तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत वाली फिर बात नहीं है। जो आवागमन करें, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे पिलग्रिम्स है। इसके साथ साथ किसानों के लिए अच्छा है, बारिश जितनी अच्छी मिलेगी तो किसानों के लिए हमेशा ही फेवरेबल है। मॉनसून का असर पहाड़ों की हर चढ़ाई और घाटी में महसूस होता है। जिलों में भूस्खलन, सड़क बाधित होना जैसी घटनाएं आम हो जाती हैं। बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर मलबा गिरा, यात्राएं रुकी और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय में जो दल सबसे आगे खड़ा रहता है वो है एसडीआरएफ। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये वो टीम है जो जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती है। मॉनसून के लिए कैसी हैं एसडीआरएफ की तैयारियां? इसी पर बात की हमारी सहयोगी रेणु प्रेती ने एसडीआरएफ सेना नायक अर्पण यदुवंशी से। आइए सुनते हैं ये विशेष साक्षात्कार। नमस्कार, मैं रेणु प्रतिपन। साप्ताहिक संवाद के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं एसडीआरएफ की, और एसडीआरएफ को लेकर आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। एसडीआरएफ के कमांडेंट अर्पण यदुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी। तो सबसे पहले हम, क्योंकि आप कमांडेंट हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि एसडीआरएफ का उत्तराखंड में क्यों गठन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, एसडीआरएफ जो कि राज्य आपदा मोचन बल है, इसका गठन 9 अक्टूबर 2013 में हुआ था। जब सबसे पहले इसका गठन हुआ था तो हमारी सिर्फ 2 ही कंपनी उसमें तैनात की गई थी, और अभी वर्तमान में हमारे पास 5 कंपनी तैनात पूरे उत्तराखंड में तैनात रहती हैं। तो फेज वाइज हमारे एसडीआरएफ में कंपनीज का गठन हुआ। पहले 2 कंपनी तैनात की गई, फिर उसके बाद 2018 में फिर 2 कंपनी, और फिर 2021 में एक और कंपनी। तो इस तरह से अभी हमारे वर्तमान में 5 कंपनी तैनात हैं, और 6ठी कंपनी भी इन द लाइन है गठन होने के लिए। अगर इसके बैकग्राउंड में मैं जानना चाहूँगा कि एसडीआरएफ का गठन क्यों हुआ, तो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ में आई जो त्रासदी 2013 में जो एक बहुत ही भयावह एक घटना हुई, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान खो दी। तो उसके बाद स्टेट को एक ऐसा लगा कि एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो, और जो इस तरह की आपदा में त्वरित और प्रभावी प्रतिवादन कर सके। तो इसी बैकग्राउंड में एसडीआरएफ का गठन हुआ, और एसडीआरएफ का गठन जो हुआ वो एनडीआरएफ के पैटर्न पे हुआ। एनडीआरएफ एक राष्ट्रीय स्तर की आपदा एजेंसी है, जिसका मैंडेट जो है एसडीआरएफ के अमूमन सेम ही है। बस एनडीआरएफ जो है नेशनल लेवल पे काम करती है और एसडीआरएफ स्टेट लेवल पे काम करती है। तो हमारा गठन भी एक एनडीआरएफ के पैटर्न पे ही हुआ। अगर मैं लीगल मैंडेट की बात करूं तो एसडीआरएफ जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में जो भारत सरकार द्वारा जो संसद में पारित हुआ, उसके तहत ही हमारी काम करती है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों। और अगर मुख्य उद्देश्य की बात करूंगा तो सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा यही रहता है कि हम किसी भी आपदा में, जब कोई आपदा आती है तो बहुत बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, और वो हमको इतनी चुनौतीपूर्ण होती है कि हमको टाइम भी नहीं देती है वो। तो हमारा उद्देश्य यह रहता है कि हम कम से कम रिस्पांस टाइम में घटना स्थल पर पहुंच के त्वरित प्रभावी कार्रवाई कर सकें, और जितनी भी हम कार्य कर सकें, हम एक लाइफ सेव कर सकें। हमारा उद्देश्य रहता है कि एक भी लाइफ है तो हम वो सेव कर सकें, और अगर कोई घायल है तो उसको त्वरित ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया साल 2013 में जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, कोई भी उस त्रासदी को नहीं भूल सकता, बहुत भयावह वो मंजर था। उसके बाद ही 9 अक्टूबर को एसडीआरएफ का गठन किया गया। फिर आपने बताया कि एनडीआरएफ क्योंकि नेशनल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे एसडीआरएफ उत्तराखंड काम करता है, पर आज जिस तरीके से एसडीआरएफ उत्तराखंड काम कर रहा है वो नेशनल लेवल को ही टक्कर दे रहा है, बल्कि ज्यादा ही उसकी तारीफ हम सुनते आए हैं। आप क्योंकि कमांडेंट हैं एसडीआरएफ के, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, हर दिन आपका किस तरह से गुजरता है, क्योंकि उत्तराखंड जैसा राज्य जो हमेशा आपदा के लिए तैयार है? देखिए, एज अ कमांडेंट मेरा काम सुपरविजन का काम ज़्यादा रहता है। आपने बताया कि उत्तराखंड राज्य जो है हमारा विषम भौगोलिक परिस्थिति और विषमता से भरा हुआ है।
अगर आप रोज़ न्यूज़ देखेंगे, रोज़ आप देखेंगे तो कोई ना कहीं किसी न किसी तरह की आपदा रोज़ आती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी का डूब जाना हो, किसी का गंगा में बह जाना हो, तो इस तरह की आपदा आती ही रहती है। और तो एसडीआरएफ का काम 24/7 रहता है, हर दिन का काम रहता है। तो ऐसे में जितने भी हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना मेरा ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम होता है। हमारी 5 कंपनी और 42 टीमें पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड तैनात हैं, तो उनको जो ज़रूरी सुविधाएं हैं, ज़रूरी सुविधाएं वो मुहैया टाइम पे पहुंच जाएं, ये मेरा काम रहता है। और ये भी मेरा वर्क रहता है कि रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम रहे। ये सबसे मेरा इम्पोर्टेंट काम है कि अगर आपदा आती है तो हम घायल को सही टाइम पे, जो गोल्डन आवर होता है, हम आपदा में कहते हैं गोल्डन आवर, गोल्डन आवर होता है, 1 घंटे का टाइम होता है कि अगर उस गोल्डन आवर में अगर घायल को उचित सहायता मिल जाए तो वो बच जाता है, नहीं तो फिर उसका बचने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये एज अ कमांडेंट मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमारी टीम जो है उस गोल्डन आवर में पहुंचे और वो लोगों को सहायता मुहैया कराई जा सके। बिल्कुल सर, आपकी जैसे आप बता रहे हैं इस टाइम पे 42 टीमें मौजूद हैं, हम उस पर भी बात करेंगे कि टीमों को कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह का प्रशिक्षण जो है हर एक जवान को दिया जाता है। लेकिन उससे पहले एसडीआरएफ आखिर क्या है, इसके बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट। एसडीआरएफ है तो क्या गम है, कभी लोगों की जान बचाते तो कभी लोगों को जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर मोर्चा संभालते, कभी बेसहारा लोगों का सहारा बनते तो कभी खुद अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ से लड़ जाते। इतना ही नहीं, उफान पर आए नदी नालों में गोता लगाकर लोगों को सकुशल निकालते। सच में एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल उत्तराखंड के जवान कोई भी परेशानी में लोगों के लिए देवदूत से कम नहीं है। उनके हौसले, उनका काम करने का अंदाज ही उन्हें एक अलग पहचान देता है। बता दें कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल उत्तराखंड या एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस का एक विशेष बल है जो खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए काम करता है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश में जहां भूकंप जोन व भौगोलिक परिस्थिति विषम होने के कारण आपदाओं की संभावना बनी रहती है, ऐसे में यहाँ एसडीआरएफ ही है जो हर मुश्किल काम को आसान बनाती है। साल 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी के बाद उत्तराखंड में 9 अक्टूबर 2013 को एसडीआरएफ का गठन हुआ। गठन के बाद एसडीआरएफ की ओर से किए गए विभिन्न कार्यों ने यह साबित कर दिया है कि एसडीआरएफ आपदा के दौरान एक उम्मीद की किरण है। बात 4 धाम यात्रा की हो तो वहां भी एसडीआरएफ डटी दिखती है। अगर यात्रा मार्गों पर कोई दिक्कतें हो तो खुद फावड़ा लेकर रास्ता बनाने लगते हैं। बर्फ का पहाड़ भी उनकी हिम्मत के आगे छोटा पड़ जाता है। न दिन न रात, न ठंड न गर्मी, ऐसा कोई नहीं है एसडीआरएफ के जवानों के हौसलों की धार को कुंद कर सके। तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो, इसके लिए 24 घंटे मार्गों पर तैनात रहकर महिलाओं व बुजुर्गों का हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता पार कराते हैं। जल प्रलयों, भूस्खलनों और बादल फटने जैसी आपदाओं में भी एसडीआरएफ सबसे आगे रहती है। मलबा हटाना, घायलों को बचाना, प्राथमिक उपचार देना और मृतकों के शव प्रबंधन जैसे काम करती है। एसडीआरएफ न केवल प्राकृतिक आपदाओं और बड़े आयोजन जैसे 4 धाम, कांवड़ या महाकुंभ की सेवाओं में भी सबसे आगे है। एसडीआरएफ टीम ने महाकुंभ में भी अपनी दक्षता का कुशल परिचय देकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। प्रदेश के एसडीआरएफ जवानों ने महाकुंभ के दौरान अपने समर्पण और साहस से सभी का दिल जीता है। इस महा आयोजन में उनकी भूमिका न केवल सराहनीय रही, बल्कि इससे उन्होंने महत्वपूर्ण अनुभव भी अर्जित किए। आज उत्तराखंड की एसडीआरएफ दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई है। तो आपने जाना एसडीआरएफ के बारे में और अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हम अभी बात कर रहे थे टीम की, आपने बताया था 42 टीमें हैं और हर एक जवान जो है बहुत उपयोगी है अपने आप में। तो जवानों को किसी भी आपदा में भेजने से पहले, लोगों की जान बचाने से पहले किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए, जब एसडीआरएफ का गठन हुआ था तो हम बहुत ही नए थे। उस वक्त हमारा जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उत्तराखंड में वो उतना डेवलप नहीं हो पाया था। तो हम लोग अपनी अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग जगह ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। जैसे मैं बात करूं तो बेसिक डीप डाइविंग की ट्रेनिंग हम पुणे में करवाते थे, सीएसआर की ट्रेनिंग हम नागपुर में कराते थे। बट आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि 12 साल बाद हम जब आज यहाँ बैठे हुए हैं
तो हमारी एसडीआरएफ इतनी दक्ष हो चुकी है कि वो ट्रेनिंग के लिए हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। हमारे खुद की एसडीआरएफ की बटालियन जो जॉली ग्रांट में है, हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग यहाँ पे स्थापित किया है और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है इंडियन रेस्क्यू एकेडमी, एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है पुणे का। तो वहाँ से ट्रेनर्स आते हैं और हमको यहीं पे ट्रेनिंग, जो भी जितनी भी ट्रेनिंग है वो यहीं पे दी जाती है। अगर मैं ट्रेनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा तो हम ट्रेनिंग जिसकी देते हैं वो हैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जैसे जब घायल को हम लेके आते हैं तो उसको किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी देनी है ताकि वो स्टेबलाइज रह सके। कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू CSSR, जैसे कभी अर्बन एरियाज में अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है या भूकंप आ जाता है तो उसमें किस तरह से हमको रेस्क्यू चलाना है, उसकी ट्रेनिंग। बेसिक डीप डाइविंग की ट्रेनिंग, जब कोई फ्लड आ जाता है या किसी नदी में से किसी का शव निकाल के लाना है बहुत अंदर से, तो उसके लिए हमारी बेसिक डीप डाइविंग ट्रेनिंग होती है। और एक सबसे अच्छी ट्रेनिंग जो मैं कहूँगा, जो सबसे एडवांस ट्रेनिंग है और मुझे लगता है कि यूके एसडीआरएफ सबसे नंबर 1 है इंडिया में, वो है CBRN की ट्रेनिंग, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर डिजास्टर। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कोई गैस लीक हो जाती है या न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाता है, तो उसके लिए भी हमारे जो लड़के हैं हमारे, वो उनको ट्रेनिंग दे रखी है। उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं कि वो इस तरह की कभी ऐसी आपदा आ जाए तो उसमें वो त्वरित कार्रवाई कर सकें। तो इन सभी विधाओं में, इन सभी डोमेन्स में हमको ट्रेनिंग हम यहीं देते हैं और हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी ट्रेनिंग का हमारा यहीं पे बना हुआ है। जी बिल्कुल। अगर हम एसडीआरएफ की बात करते हैं, यदि कोई युवा इसमें आना चाहता है तो इसमें चयन प्रक्रिया क्या है? देखिए, एसडीआरएफ जो है पूरी तरीके से डेप्यूटेशनिस्ट फोर्स है। जो हमारी जो भी हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सब पुलिस के थ्रू ही होती है। पीएसी के जवान या पुलिस के जवान या फायर सर्विस के जवान, वही लोग हमारे इसमें आते हैं। इनिशियल जो हमारा डेप्यूटेशन पीरियड 5 साल का रहता है और उसको एक्सटेंडेबल हम 10 साल तक भी कर सकते हैं। तो कोई भी लड़का मतलब 10 साल तक ही एसडीआरएफ में रह सकता है। इसके पीछे का कारण यह है कि एसडीआरएफ में यंग लड़कों की जरूरत है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। किसी डीप गॉर्ज में जाके किसी घायल को बचाना है या किसी नदी में से शव निकालना है, नदी में से किसी को बचाना है। तो इसमें सबसे जरूरत की चीज यह है कि जो लड़का जो बचाने वाला रेस्क्यूअर है वो यंग हो। तो हम यही हमारी कोशिश रहती है कि यंग लड़के आएं और वो अच्छे से ट्रेन हो और अपना पूरा 100% दे सकें उसमें। जी बिल्कुल, आपने यंग लड़के आए की बात की, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एसडीआरएफ में महिलाएं, लड़कियां भी भूमिका निभा रही हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लोगों को बचा रही हैं, राहत पहुंचा रही हैं। तो महिलाओं को क्या कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी चयन प्रक्रिया कितनी है? कितनी महिलाएं इसमें आज हैं? देखिए, उत्तराखंड एसडीआरएफ में महिलाओं की भूमिका मैं कहूँगा मात्र प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि जो पारंपरिक जो कुछ हमने बंधन बांध रखे हैं उसको तोड़ के भी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड एसडीआरएफ में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की हुई है। और जो काम पुरुष करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वो सभी काम हमारे यहाँ महिलाएं भी करती हैं। जैसे 4 धाम यात्रा में ड्यूटी हो, चाहे वो बद्रीनाथ में हो, इतनी ठंडक में ड्यूटी हो, केदारनाथ में हो या यमुनोत्री की ऊंची चोटी पर भी ड्यूटी हो, तो वहाँ पे भी हमारी महिलाएं जो हैं वो ड्यूटी कर रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण रूप से ड्यूटी कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष तरह की तो कोई ट्रेनिंग हम नहीं देते। जो ट्रेनिंग सभी करते हैं, पुरुष करते हैं, वही एसडीआरएफ महिलाओं को भी कर रही हैं। बट हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि अभी भी भागीदारी उतनी नहीं है जितनी इतनी होनी चाहिए। जो 30% 35% होनी चाहिए, उतनी अभी भी भागीदारी नहीं है। हमारा प्रयास ये रहेगा, भविष्य की कार्य योजना में भी हमने इसको लाए हैं कि जो हमारी 6ठी कंपनी बन रही है और एक बटालियन और स्थापित हो रही है एसडीआरएफ की, जो कि कुमाऊं के लिए होगी। तो उसमें हमारा प्रयास ये रहेगा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार कि उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो और महिलाओं को भी हम उन्हीं पैमानों पर जिस पैमानों पर हम पुरुष को ट्रेनिंग देते हैं उसी पे भी हम महिलाओं को भी देंगे। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं महिलाएं आज एसडीआरएफ के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और भी बढ़ चढ़कर वो इसमें शामिल हो सकती हैं।
आप सभी को याद होगा उत्तरकाशी का सिलक्यारा टनल वाला हादसा कितना भयावह था और विषम परिस्थितियों में हमारे एसडीआरएफ के जवानों ने उसमें काम किया था। और आपको एक और मैं बहुत अच्छी इसमें जानकारी दूं कि इसमें सेना नायक अर्पण यदुवंशी जो हमारे इस टाइम पे मेहमान हैं, उन्होंने नेतृत्व इसका किया था, लीड रोल में वो रहे थे। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रियल हीरो हैं उसके, क्या कहानी थी उसकी, कैसे आप उसको याद करते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण था वो? देखिए, किसी हर अधिकारी की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं जो कि सिर्फ एक ही बार आते हैं, जिसको कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए सिलक्यारा वही एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जब ये सिलक्यारा का हादसा हुआ, मुझे आज भी डेट याद है, वो 12 नवंबर 2023 की डेट है और उस दिन दिवाली का दिन था। बिल्कुल उस दिन दिवाली का दिन था, उस दिवाली की सुबह थी जिस दिन ये हुआ। और दिवाली के दिन आप सभी जानते हैं कि मैं उस समय एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उत्तरकाशी के पद पर तैनात था। और दिवाली के दिन आप जानते हैं कि पुलिस का काम थोड़ा बढ़ जाता है और पुलिस की ड्यूटी उस दिन बढ़ जाती है। तो सुबह सुबह उस दिन हम सब भी पुलिस व्यस्त थी और एकदम कंट्रोल रूम पे सूचना प्रसारित हुई कि ऐसे टनल गिर गई है। जब ये सूचना आई तो मुझे भी लगा और मेरे जो साथ के जो मेरे डिप्यूटी हैं उनको लगा कि इतनी शायद मेजर घटना नहीं है। बट हम लोग सभी उस घटना स्थल की तरफ गए और जब वहां जाके देखा तो हम सभी लोग चौंक गए थे कि ये कुछ ज्यादा ही मेजर हो चुका है। और इतना मेजर हो चुका है कि ये शायद जिले की जो कैपेबिलिटीज हैं, जिले का पुलिस फोर्स या एडमिनिस्ट्रेशन उसके भी बाहर हैं और हमको बाहर की एजेंसीज की हेल्प उसमें लेनी पड़ेगी। तो उस वक्त जो है डिसीजन लिया गया कि इसको ऊपर फ्लेयर अप किया जाएगा और नेशनल लेवल की हेल्प भी ली जाएगी। और उसके बाद चीज़ें फॉल होती गईं और मल्टी एजेंसी ऑपरेशन चला जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस, NHIDCL, NHPC, NTPC, ऐसे तमाम एजेंसी में नाम, बहुत सारी एजेंसी हैं जिनका जो उसमें आई और उसमें जिन्होंने सहायता दी। और भगवान की मैं दया ही बोलूँगा कि इस 18 दिन चले जिसमें एक एक पल पल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा और पल पल टेंस रहा, मैं कहूँगा। ये 18 दिन जितने अधिकारी वहां रहे, जितने कर्मचारी वहां रहे, जिन्होंने, और जो हमारे मजदूर भाई अंदर रहे, उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों के जज्बे को सलाम है कि जो इतनी विषम परिस्थितियों में जो टनल पूरी बंद है तो उसमें वो रहे और अपना उन्होंने एक विल पावर उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई। और जितने भी अधिकारी और जितनी भी एजेंसीज काम जिन्होंने की, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पे कई बार उन्होंने कैंप किया। इनफैक्ट कैंप ऑफिस ही मातली उत्तरकाशी में उन्होंने अपना बना लिया था और उन्होंने प्रॉपर सुपरविजन जो है हमेशा दिया। 28 नवंबर जब ये टनल जो है पूरी ब्रेक थ्रू हो गई, खुल गई, मलबे में पूरे पाइप्स आर पार हो गए, तो उसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई कि आप स्ट्रेचर उधर भेजिए रस्सी के थारे और वहां से जो मजदूर है वो लेट के इधर आएंगे। तो जब हमारी एसडीआरएफ की टीम उस साइड गई तो हम स्ट्रेचर के साथ वहां पहुंच गए और उनसे एक वर्कर से हमने कहा, मजदूर भाइयों से, कि आप इसमें लेट जाइए, हम आपको खींच के पुल कर लेंगे। तो उन्होंने बोला हमको इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम क्रॉल करके ही पूरा वो जो 80 मीटर का जो पैच है उसको पार कर लेंगे। तो उस समय सब लोग इतना थे कि मतलब 18 दिन से फंसे हुए हैं और सब लोग बहुत स्वस्थ थे। तो सब लोग जितने 41 लेबरर थे वो सभी क्रॉल करके आए। उनको मेडिकल कंडीशन की हमने मेडिकल असिस्टेंस दिया उनको, बट कोई भी ऐसा कोई मेजर इंजरी या मेजर कोई ऐसा कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। वो सभी सकुशल निकले और राज्य सरकार ने भी उनके खाने पीने की व्यवस्था, सबकी व्यवस्था प्रॉपर हो रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। सिलक्यारा जो था एसडीआरएफ का एक बहुत अच्छा कार्य रहा है जो सभी याद भी करते हैं आज भी। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और कांवड़ यात्रा में भी एसडीआरएफ जो है अपनी ड्यूटीज दे रही है। तो किस तरीके से कहाँ पे ड्यूटीज पॉइंट बनाए गए हैं, क्या कुछ काम रहता है एसडीआरएफ का कांवड़ यात्रा में? कांवड़ यात्रा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, एक रिलीजियस बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। हर साल ही हमारे लिए ये एक चुनौतीपूर्ण रहता है। देश विदेश देश के कोने कोने से करोड़ों यात्री, पिछले साल का आंकड़ा 4 करोड़ था कांवड़ का। तो ऐसे में 4 करोड़ यात्रियों का आना
और यहाँ से कांवड़ लेके सकुशल अपनी जगह जाके गंगा जल चढ़ा देना, ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण रहता है। कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ ने कुछ विशेष तैयारियां इस बार की हैं। इसमें मैं बताऊंगा हमारी जो तैनाती रहेगी मुख्य तौर पे जो भी मेजर ब्रिजेस हैं, मेजर घाट हैं और मेजर जो ऐसे स्थल हैं जहाँ पे ओवर क्राउडिंग की संभावना बनी रहती है, जहाँ पे स्टैम्पीड हो सकता है, तो वहाँ पे सभी जगह हमारी टीम्स तैनात रहेंगी। अगर नंबर ऑफ टीम्स की बात करूं मैं तो हमारी 6 स्थानों पर 7 सब टीम्स तैनात रहेंगी। उसके नाम मैं आपको बता देता हूं। कांगड़ा घाट पुल हरिद्वार, राम झूला ऋषिकेश, प्रेम नगर आश्रम, हर की पौड़ी, नीलकंठ महादेव और ढालवाला। इधर हमारी कांवड़ यात्रा को देखते हुए हमारी टीम तैनात रहेंगी। कांवड़ यात्रा के साथ साथ सर एक सवाल आपसे ये हम करते हैं, क्योंकि इस समय मानसून चल रहा है और आए दिन खबरें आ रही। कल ये खबर आई थी कि केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो एसडीआरएफ ने कई लोगों की फिर से जान बचाई है, क्योंकि यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तो मानसून के समय किस तरह की तैयारी रहती है? देखिए, मानसून भी हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा काम एसडीआरएफ का जिस समय रहता है तो वो है अब 3 महीने, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक तो मानसून और ऊपर से साल भर उत्तराखंड में जो है आपदा कभी भी आ जाती है, पता नहीं होता है। ऐसे में किस तरीके से आप जो है अपने जवानों का मनोबल बढ़ाए रखते हैं, उन्हें एक्टिव करते हैं? क्योंकि कभी बाढ़ आ रही है तो कहीं बर्फ का चट्टान टूट रही है तो कहीं बादल फट रहा है, तो किस तरीके से उनको मनोबल बढ़ाया जाता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल है कि किस तरह से ऐसा मनोबल बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम लोग 2-3 चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे एक तो छुट्टियां हम जो हैं कई बार मतलब लीनियंटली दे देते हैं। ऐसा कभी यहाँ पे एसडीआरएफ में ऐसा नहीं होता कि छुट्टियों पे बहुत ज्यादा पाबंदी हो, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा मेजर कुछ ना चल रहा हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जो एक व्यक्ति होता है, एक रेस्क्यूअर, एसडीआरएफ वाले भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो उनको भी एक अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपना मोरल हाई रखने के लिए प्रॉपर छुट्टी देना जरूरी है। अपने घर जाते हैं, वो अपने आप को रिफ्रेश होके आते हैं और फिर अपना अच्छे से अच्छा देते हैं। एक तो ये हो गया। और उनकी शारीरिक जो है फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मोरल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमारी जितनी भी टीम है 42 स्थानों पर, वहाँ पे हमने उनको योगा ट्रेनर्स भी हैं, वहाँ पे योगा टीचर्स भी हैं हमारे, और खेलों के इक्विपमेंट्स भी दे रखे हैं, ताकि वो जब उनका फ्री टाइम है तो वो अपने आप को मानसिक तौर पे फ्रेश रखने के लिए खेल का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनको मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब तरीके अपनाते हैं हम। क्या एसडीआरएफ अब तकनीक का भी इस्तेमाल करने की सोच रहा है, जैसे एआई या कोई अन्य तकनीकों का सहारा लेना चाह रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ट्रेनिंग जो चल रहा है वो न सिर्फ उत्तराखंड के लिए, हम जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं तो इन सभी स्टेट्स के लिए हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग बना रहे हैं हमारे जॉलीग्रांट देहरादून में। और उसमें हम तकनीक का सबसे ज्यादा सहारा लेंगे। ड्रोन आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी रेस्क्यू इक्विपमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक ड्रोन की महत्ता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो हमारे जो लड़के हैं हर टीम में, हमारा प्रयास है ये है कि उसमें से 1 या 2 लड़के ड्रोन चलाने में सक्षम हो, दक्ष हो, और उसकी ट्रेनिंग हम अपने जॉलीग्रांट देहरादून में दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिलहाल में तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट हाँ हमारी आगामी भविष्य की कार्य योजना में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अपने ट्रेनिंग के पार्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। आखिरी सवाल सर मेरा, आपका इस क्षेत्र में कार्य करना संतोषजनक है या चुनौतीपूर्ण है? और मानसून का समय चल रहा है तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, संक्षिप्त में आप बताइएगा सर। मैं हमारे श्रद्धालुओं से और यात्रियों से यही अपील करना चाहता हूँ। मानसून का टाइम चल रहा है और इस वक्त जो है जो आप बारिश है वो कभी भी हो जाती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी अगर उत्तराखंड की यात्रा कर रहे हैं तो मानसून को देख लें, और जो लोकल प्रशासन और लोकल पुलिस की जो जनरल एडवाइजरीज है उसको देखते हुए ही अपनी यात्रा प्लान करें। आप अपने आप को जो सोशल मीडिया पेजेस हैं और जो एडवाइजरीज हैं उनसे जोड़े रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, एसडीआरएफ को लेकर विस्तार से हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आपदा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, जनता को भी सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। बारिश के समय पहाड़ी रास्तों पर अनावश्यक यात्रा से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासनिक नंबरों पर संपर्क करें।
तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम उत्तराखंड में मॉनसून और चुनौतियां। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि कैसे प्रकृति से लड़ने की नहीं, उसके साथ संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। एसडीआरएफ, मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी सुझावों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मैं आशा भट्ट आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।